हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू दिस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी कैपिटल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12th की सीरीज में हम लोग सीरीज को स्टार्ट करने के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि ये क्लास 12th के साथ साथ सीयूईटी को मैं रिलेट करके चलूंगा। और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास 12th में पूरा का पूरा आपको डेरिवेशंस वगैरह थियोरेटिकल अप्रोच ज्यादा रहती है, लेकिन आपको यहाँ पे थियोरेटिकल अप्रोचेस के साथ में, कॉन्सेप्ट्स के साथ में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और सीयूईटी के लिए एमसीक्यूज अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन ये 1 घंटे की वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं खत्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं, आपको हर एक टॉपिक की डिटेल यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, किस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के डिटेल डिस्कशन देख सकते हैं। तो वो आपको अवेलेबल होने वाला है स्टडी कैपिटल पे बहुत जल्द। ये वीडियो आपको मिलेगा, इसके बाद से वीडियो पे वीडियो आपको मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले लेक्चर की, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है, और थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, गहराई कितने लेवल की हम लोग बात करने वाले हैं आज आप लोग देख लीजिएगा इस सेशन में, और इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि आने वाले समय में सीयूईटी की तैयारी हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं। आईआईटी जेई आपने सुना होगा, नीट आपने सुना होगा, लेकिन अब सीयूईटी बनने वाला है इन सबके बाद एक टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो जुड़ जाइए, और आप तो पता ही है कितना क्रेज होने वाला सीयूईटी का। तो इस 12th स्टैंडर्ड की सीरीज में, जो मुझे पता है आप लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड में है, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी से ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि समय बहुत है और इस बहुत ज्यादा समय में हमें पूरा समय का सदुपयोग करना है। क्योंकि बहुत समय है, लेकिन अगर हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो समय कब ऐसे बीतता चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो आपको मिल रहे हैं ना 86,400 सेकंड्स डेली, ये सब खत्म होते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि हर पल आपको पता किस तरीके से समय जा रहा है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? ये एक ऐसी स्पेशल ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दोनों की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए, क्या है सर ये सारी चीजें, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है? तो देखो भाई, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन और कहीं ना कहीं मैग्नेट के कॉन्सेप्ट से मिलकर पूरा का पूरा एक ब्रांच बन जाता है। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। उसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो का मतलब होता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जुड़ा है चार्जेस से। किससे अपने भाई? चार्जेस से। तो क्या हो जाता है कि आपका इलेक्ट्रॉन कहां पे है? रेस्ट पे। आपका चार्ज कैसा है? रेस्ट पे है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्जेस, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी चार्जेस, तो चार्ज बोलो, इलेक्ट्रॉन बोलो। कहां पे है भाई? रेस्ट पे है, नहीं मोशन पे है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब होता है मोशन। जैसे क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा हुआ है, उसमें क्या पढ़ा जाता है? डायनामिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड। तो वहां पे क्या है? डायनामिक मतलब मोशन वाला फ्लूइड। वैसे ही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चलता हुआ चार्ज। ठीक है, मोशनल चार्ज। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं भाई कि जब चार्ज रुका हुआ होता है तो क्या बातें कर सकता है भाई? देखो, दो कंडीशन होती है। अगर इंसान को एक कमरे में बंद कर दो तो वो सिर्फ यही कह सकता है कि अगर मैं कमरे के बाहर होता तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, मेरी पहुंच दिल्ली तक है, मैं कुछ भी, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी हूं, मैं किसी को भी मार सकता था, ऐसी बातें करता। लेकिन अगर वो मोशन में होता तो क्या करता वो? फिर वो करके दिखाता। बेसिकली अगर उसके पास में पावर होती तो वो पावर दिखाता, नहीं होती तो नहीं दिखाता। फोन के अंदर अकेले कमरे में बैठ के, सॉरी, कमरे में बैठ के अकेले क्या कर सकता है? वो सिर्फ बता सकता है। तो वही काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज रेस्ट पे होते हैं तब वो बात करता है क्या, कि मेरी फील्ड यहां तक है, मैं इतनी फील्ड बना सकता हूं, मेरे इतना फोर्स लगा सकता हूं, किसी दूसरे चार्ज पे मैं इतना फोर्स लगा दूंगा, कोई यहां पे आएगा तो मैं इतना फोर्स लगा दूंगा, सिर्फ बोल के दिखाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मोशन में आता है फिर करने लगता है, तो करने लगता है, और जब रुका होता है, दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी। जब करते रहते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की, कैपेसिटर वगैरह इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स के केस आते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ईएमआई क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, साथ में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म भी इसी में पढ़ लेते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू या मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, सारी चीजें हम इसी में पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो अच्छी खासी ब्रांच है इसकी। चलिए 50% ऑफ वेटेज यही रखता है। चलो अब देखो यहाँ पे 50 ने 40 कह सकते हैं, 40 30। चलिए चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले क्या है चार्ज, क्या है, तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। और क्या लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मास। एक बात समझ लीजिएगा, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, विदाउट मास। समझ लीजिएगा, चार्जेस आपके कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मास इन सच केसेस एग्जिस्ट कर सकता है बिना चार्ज के। लेकिन जनरली यही कहा जाता है कि ना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है मास के बिना, ना मास एग्जिस्ट कर सकता है चार्ज के बिना। लेकिन मैं जो आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं आप नोट करते चलिएगा। जो भी चीजें आपको यहां मिलने वाली है बहुत ही खरी मिलने वाली है, सोने की तरह, कहीं नहीं मिलेगी, गारंटी। चलिए क्या आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव रिपेल करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हैं, कैसे करते हैं सब बताऊंगा। चलिए लिखा है चार्जेस वर डिस्कवर्ड बैट ग्रीक 620 से, सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं बताने में इंटरेस्ट है। सिंबल इसका कैपिटल क्यू होता है, साई यूनिट होती है कूलॉम, और इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है ESU। और क्या कहते हैं भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसे क्या कहते हैं, इसे हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है। हम लोग सभी पढ़ चुके हैं क्या कि सर पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, बढ़िया बात। सर पॉजिटिव निगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, खुश हुए सुन के। सर निगेटिव और निगेटिव क्या करता है, रिपेल करता है। ये देखो जो बात मैंने अभी आपको बताई वो बात यहां लिख उठी कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज हमेशा कैसे आते हैं भाई, मास के साथ में आते हैं। क्लियर है बात एकदम, बहुत बढ़िया। चलिए लिखा है रिलेशन बिटवीन कूलॉम एंड ESU। अभी मैंने बताया कि सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन होती है, तो ESU की जगह आप क्या कर सकते हैं, फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, मतलब ESU क्या है, फ्रैंकलिन ही है। तो एक कूलॉम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। अब इतनी छोटी यूनिट है, मैं बता दूं आपको कि एक ESU का मतलब होता है, एक ESU का मतलब होता है 1/3 × 10⁹ कूलॉम। क्या, 9 कूलॉम। मतलब एक कूलॉम को आप 3 × 10⁹ से डिवाइड करोगे तब जाके आपको एक ESU मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें अगर, तो मैं यहीं पे बताना चाहता था कि पॉजिटिव पॉजिटिव कभी ऐसे सुना आपने कि रिपेल नहीं अट्रैक्ट भी करते हैं, कभी सुना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट भी करते हैं? तो मैं बता दूं, जब बात होती है इंडक्शन की, जब बात होती है इंडक्शन की, तो याद रखिएगा इन जनरल इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब पूछेगा कोई, बेसिकली पूछ सकता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ अट्रैक्ट करते हैं भाई, तो बता दीजिएगा ड्यू टू इंडक्शन। जब इंडक्शन होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करते हैं, आगे बताएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए लिखा है डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज आता है मास के साथ में, ठीक है, बात समझ में आई कि मास की प्रॉपर्टी क्या। अच्छा एक बात बताइए, चार्ज मैंने कह दिया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन चार्ज के बारे में थोड़ा और डेप्थ में नहीं जानोगे क्या? जैसे मास होता है ना, किसी बॉडी में कोई मास है, तो मास क्या होता है एक्चुअली। मेरे फोन के पास में, कहीं भी फोन तो मैं ला रही हूँ, फोन में अगर कुछ उसका कुछ वेट है तो कैसे डिफाइन हुआ, उसमें कुछ माल मसाला भरा हुआ है, वो माल मसाला एक्चुअली क्या है, वो एक प्रॉपर्टी दिखा रही है मास की, मतलब मास है, यानी कि मास खुद में प्रॉपर्टी है। तो मास एग्जिस्ट कर रहा मतलब वो कोई अमाउंट नहीं है, दैट इज ओनली डिफाइन द वेट। वैसे ही चार्ज क्या है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ही है। और इंट्रिंसिक मतलब क्या हुआ, इंट्रिंसिक मतलब होता है कि जिसको फर्दर आप स्टडी नहीं कर सकते इसके बाद। अब चार्ज के अंदर अब कोई स्टडी हो सकती है क्या, नहीं, चार्ज सबसे छोटा अमाउंट पड़ जाता है मैटर का, वही चीज। चलिए तो चार्ज होते हैं दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन मास आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात क्लियर है? कभी आपने सुना है क्या कि घर जाके सब्जी मंडी से -5 किलो आलू लेके आओ? नहीं, ऐसा नहीं सुना होगा।
तो मास आपका हमेशा क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज आपके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, +6 -6 कूलम, +6 कूलम, ठीक है। चलिए, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, चलिए इस पे थोड़ी देर डिस्कशन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक कार है, ठीक है, चलिए लग्जरी वाली कार बना दे रहे हैं। आपके पास अगर एक कार है, इसमें मैंने बिठा दिया किसना, मान लो मैंने 7 इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया। अब मैंने कहा चलो भगा दो इस कार को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए ये है लंबोर्गिनी। अब ये भाग रही है, तो क्या ऐसा होगा क्या कि 7 इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? इज इट पॉसिबल? ये 7 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा? इज इट पॉसिबल? तो नहीं भाई। अब देखो, मैं अगर चार्ज बोल रहा हूं ना, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन के पास में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, तो मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के चार्ज की बात हो रही है। अगर मैं 7 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो मतलब 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम की बात हो रही है। हाँ, -19 कूलम की बात हो रही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पे लिखा हुआ है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, तो m0l0t1 a⁻⁻1, ठीक है। चलिए, अब ऐसा क्यों होता है भाई, ये आपको बताया गया था कि I बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T, और Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। ये फॉर्मूला आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन इसका यूज यहाँ पे ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला में कर दिया जाता है, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला को याद कराया जाता है। तो Q बराबर IT हो जाता है, I मतलब एम्पियर यानी कि A, टाइम मतलब टाइम यानी कि T, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो गया आपका, 80 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा गया भाई, हाँ ये थोड़ा सा एरर है, देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, आगे बढ़े। चलिए, अब मास की बात करते हैं। ये बताओ, चार्ज आपका डिपेंड नहीं करता स्पीड पे, लेकिन क्या मास आपका डिपेंड करता है स्पीड पे? क्या मास आपका डिपेंड करता है स्पीड पे? डेप्थ में बात करते हैं, चलो आ जाओ। हमें पता है m इज इक्वल्स टू होता है m0 अपॉन में रूट में 1 - v² अपॉन में c²। ये है एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप किसी भी मास की वेलोसिटी इंक्रीज करते जाते हैं, तो उसका मास क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब उन्होंने बताया कि मास आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के, लेकिन कब? वेरी हाई वेलोसिटी, वेरी हाई, बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा है तभी जाके केसेस हो गए कि मास आपका बढ़ता जाएगा। समझिएगा कैसे इन्होंने कहा था, इस रिलेशन से, इस वजह से मैंने रिलेशन आपको पहले ही दिखा दिया। अब यहां पे समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर m लिखा है, मतलब आपका मास कौन सा, न्यू मास, लिख दो भाई न्यू मास। m0 लिखा है, तो m0 का मतलब हुआ आपका ओल्ड मास कितना है, यानी कि आपका मास कितना करंट वाला। ये v मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी, क्या है भाई, वेलोसिटी हुई। c मतलब क्या हुआ, c मतलब हुआ आपका स्पीड ऑफ लाइट, क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एग्जांपल में देना चाहूंगा आपको एक, कि मान लीजिए आपकी वेलोसिटी कितनी है, सपोज कि आपकी वेलोसिटी कुछ है जितनी, अब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मान लो आपकी वेलोसिटी समथिंग 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर स्पीड में है, ठीक है। 200 किलोमीटर पर स्पीड से आपकी वेलोसिटी है। अब c² से तो कम ही है, स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही होगी डेफिनेटली। अब कम है मतलब आप डिवाइड करोगे तो कहां लेके जाओगे, 0.0 कुछ में लेके जाओगे ना भाई। तो एक में से 0.0 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, एक आपका क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा। मान लो एक आपका बन गया भाई, क्या आ गया समथिंग 0.5 आ गया, 0.9 आ गया, ऐसा कुछ आ गया। अब 0.9 या 0 कुछ भी से अगर आप पॉइंट कुछ से डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को, m0 को डिवाइड करो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं 0.5 से डिवाइड कर रहा हूं 10 को, तो क्या हो जाएगा, ये 10 आपका, ये आपका 10 20 बन जाएगा। मान लो मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं 0.2 से, तो क्या बन जाएगा, ये 50 बन जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी चीज को एक से कम से डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर वाली चीज बढ़ जाएगी। तो वही चीज हुआ कि m0 आपको अगर डिवाइड करोगे तो m0 क्या है, पुराना मास, मान लो मैं 40 किलो का हूं और 40 किलो को आप 0.5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये m आपका 80 किलो हो जाएगा। तो ये चीज बताई गई कि जब आपका वेलोसिटी बढ़ता जाता है तो आपके क्या हो जाते हैं,
मास बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा, आइंस्टीन बाबा ने एक बात कही थी, बहुत ही प्यारी बात कही थी कि अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है तब आपका जो मास है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत मास हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा। और एक बात ये भी कही थी, यही रीजन है कि स्पीड ऑफ लाइट से चलने पर पार्टिकल्स वेव बन जाते हैं। इतने मास को लेके जब स्पीड में चल रहा है भाई, क्या बन जाएगा, वेव बन जाता है। ऐसा आइंस्टीन ने ही कहा था स्पीड ऑफ लाइट थियरी बताते टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात सुनिएगा, m इज इक्वल्स टू होता है m नॉट अपॉन में √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में यूसी स्क्वायर। टाइम बहुत है इसलिए रिलैक्स करके पढ़ा रहा हूँ भाई, समझिएगा जरा। मान लिया मैंने स्पीड ऑफ लाइट आपका बराबर हो गया किसके, आपकी वेलोसिटी के बराबर, तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू हो जाएगा m नॉट अपॉन में √1 माइनस कितना, अब v की जगह पे c रख दो, सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर डिवाइड हुआ 1 आया, 1 में से 1 गया, क्या बचा, 1 में से 1 गया बचा 0, तो यहाँ पे m नॉट बटे 0, अब 0 से किसी चीज को डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। फॉर्मूले पे क्लियर है कि जब आपकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी तो आपका मास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस है जो कि आइंस्टीन ने अपने द्वारा बताई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं भाई। तो ये चीज समझ में आई, लेकिन मास आपका डिपेंड करता है किस पे, अब यहाँ पे समझ में आ गया ना, वेलोसिटी पे, स्पीड पे, तो मास डिपेंड करता है, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, गॉट इट और नॉट, समझ में आई, मास डिपेंड करता है किस पे, हाँ वेलोसिटी पे। अब यहाँ पे वही चीज लिखिए, रेस्ट मास होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द लाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे आया आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या आया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपको बता दूं मैं, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है क्या, ऐसा कई लोग लिख के आते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी, भाई चार्ज खुद में अपने आप में प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या होता है मैं बता दूं आपको कि टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्या भाई, यहां पे लिख देता हूं मैं, टोटल चार्ज, देखो चीजें बड़ी बड़ी तो होती है, लेकिन अब 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, तो कुछ तो छोटी छोटी चीजों को मैं बनाऊंगा ना, बड़ी बड़ी चीजों को शॉर्ट चीजों में जो समझा दे, क्या है टीचर, वही काम कर रहे हैं भाई यहाँ पे। क्या, टोटल चार्ज इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम इज कंजर्व्ड, क्या है भाई, इज कंजर्व्ड, यही है आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो दो चीजें होती है, एक डिटेल पढ़ाना और एक क्या, डिटेल पढ़ाते हुए भी चीजों को याद कराते हुए चलना। तो वो चीज अगर आपको कहीं मिल रही है तो आप ऑब्जर्व करो भाई, गेट करो। तो टोटल चार्ज ऑफ एन एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड एंड दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या हुआ, जरा मैं इसको समझाता हूं, आपको गहराई से समझिएगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई अकेला चार्ज है, चलिए यहाँ पे अकेला चार्ज है, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो अगर इसके कांटेक्ट में कोई दूसरी बॉडी नहीं आ रही है, ये आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब अकेला है। कभी सुना ना कोरोना टाइम में कि आइसोलेट कर दिया गया, ये कर दिया गया, आइसोलेट का मतलब क्या हुआ कि अकेला है। तो जब ये अकेला है तब इसके कांटेक्ट में यानी कि दूसरा कोई नहीं आएगा, तब इसका ये 7 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये कंजर्व्ड रहेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि 7 से 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए दूसरा भी मान लीजिए आ जाता है चार्ज, अब इसकी बात करते हैं, आओ। तब कहता है ये चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब एक चीज और मैं बताऊंगा ये एक्सप्लेन करने से पहले कि टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड इन दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में एक बारी जितने चार्ज मेंटेन हो गए उतने हैं, अब न कम होंगे न ज्यादा होंगे। लाइक एनर्जी, क्या होता है एनर्जी में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, सेम एज इट इज। चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में है हाइड्रोजन और यहाँ पे है क्लोरीन, तो ऐसा देखे हो ना कि हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसने दिया पॉजिटिव जिसने लिया नेगेटिव। अब एक बात बताओ, कभी ऐसा देखा है क्या कि हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए
और क्लोरीन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया। नहीं पॉसिबल है, कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना इलेक्ट्रॉन आएगा। यही है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि कभी भी आपके इलेक्ट्रॉन वेस्ट नहीं जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। जाएगा तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा, कभी भी यूनिवर्स में फैल नहीं जाएगा चार्जेस, और फैलेगा भी तो किसी न किसी बॉडी में ही जाएगा। मतलब नष्ट नहीं हो सकता है। चार्ज एक आत्मा है, चार्ज को ना तो बनाया जा सकता, नहीं मिटाया जा सकता, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। बेहतरीन। कभी ऐसा भी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे आगे 10 इलेक्ट्रॉन, कभी नहीं पॉसिबल है, नेवर पॉसिबल। चलिए, अब यहाँ पे आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ आई होगी कि हाँ देखो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। ये देखो यहाँ पे मैं लिख के ही लाया था, मैंने सोचा मैं नहीं लिखा हूँ लेकिन लिख के लाया हूँ मैं। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक और अच्छे से बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। चलो यहाँ पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बताएगा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अच्छा सारे प्लस क्या, यहाँ पे माइनस कर दो, चलो एक माइनस कर दो। अब बताओ, एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और -4 इलेक्ट्रॉन है, और एक यहाँ पे एक बॉडी है 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और कितना होगा, यानी क्वेश्चन मार्क बताओ कितना होगा भाई, यहाँ पे कितना होगा। अब भाई हमें पता ना कंजर्वेशन, हमें पता ना कंजर्वेशन, तो जितने इसमें होने चाहिए उतने इसमें होने चाहिए। चलो कितने हैं इसमें, 2 2 4 और -4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ना कि यहाँ पे नेट चार्ज कितना, 0, यानी कि बॉडी कैसा है, बॉडी इसकी न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। तो 2 2 यानी कि 4 पॉजिटिव चार्ज 1 नेगेटिव चार्ज, यानी कट गया। यहाँ पे देखो 3 2 5। अब ये क्या है भाई, बराबर कितना होना चाहिए, बराबर 0 के होना चाहिए। तो इसमें क्या कर दूं कि 0 हो जाए, 5 को -5 कर दूं, तो ये क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा, -5। ठीक, चलो और अच्छे समझा दूं, और अच्छे समझा दूं, समझा दे रहा हूं, चलो समझा दे रहा हूं। देखो एक बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, यहाँ पे मान लो -2 इलेक्ट्रॉन है। ये आइसोलेटेड बॉडी है और आने वाले टाइम में ये हो जाता है 10 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, और पूछ रहा है कि यहाँ पे x इलेक्ट्रॉन। अब इस x की वैल्यू बताओ। तो करना सिंपली तुम्हें ये है कि द सम ऑफ होल चार्जेस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस होल चार्जेस। मतलब ले लो भाई, -2 + 10 + 5। अब एक चीज याद रखिएगा आपका कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज में बताया जाएगा कि चार्जेस स्केलर क्वांटिटी हैं, तो सिंपली आप ऐड कर दोगे। लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, कहेंगे कि सर सिंपल तरीके से एडिशन होगा इसका, मतलब स्केलर कैसा होता है, स्केलर मतलब सिंपल एडिशन। क्या, सिंपल एडिशन। तो सिंपल एडिशन आप कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस क्यों लिए हैं भाई, सिंपल एडिशन में क्या होता है, निगेटिव नहीं लूंगा मैं। अगर आपके पास में है कि 5 रुपए लिए प्लस 5 रुपए लिखे एक लोग, लेकिन 3 रुपए मेरा लेके चले गए, तो माइनस करूंगा ना मैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, डायरेक्शन नहीं लिया जाता है बस स्केलर क्वांटिटी में। चलो क्या हो जाएगा, 10 5 15 -2। क्या हो जाएगा भाई, 10 5 15 -2 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 13। अब यहाँ पे बराबर किसके था, ये इन सारे चार्जेस के, यानी कि 10 + 3 + x के। चलो कितना हो जाएगा, 13 + x हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 13 - 13, 13 - 13 बराबर कितना, x बराबर 0। तो यहाँ इस x बराबर कितना आएगा, 0। तो मतलब जितने चार्जेस यहाँ पे है उतने चार्जेस यहाँ पे होने चाहिए। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या लिखा हुआ, क्वांटाइजेशन क्या होता है। चलिए बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो लिखा है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन अ बॉडी इंडिपेंडेंटली इज 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो कितने के बराबर हो सकता है, ± इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है बस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको क्या करना है, बाहर से जाके 5 अंडे लेके आने हैं। ठीक है, बाहर जाके आपको 5 अंडे लेके आने हैं। मम्मी ने कहा कि जाओ 5 अंडे लेके आओ। तो आप ऐसा हो सकता है क्या कि आप 4.5 अंडे लेके चले आओगे। क्या आप अंडे को आधा फोड़ के लेके चले आओगे, क्या पॉसिबल है कि वहां पे आप ब्रेक करके अंडे को लेके आओ, नहीं, ब्रेक करोगे तो खराब हो जाएगा। वही चीज कि अगर आप कभी भी कलेक्शन ऑफ एक्स बना रहे हो तो कितना करोगे, मिनिमम आप 1 अंडे को कलेक्ट करोगे या मैक्सिमम आप कलेक्ट करोगे कितना, जितने आपके पास में कैपेबिलिटीज होगी, 1 2 10 15 20 50 100 200 500, है ना। लेकिन कभी ऐसा होगा क्या कि आपने 34.5 अंडे कलेक्ट कर दिए। कभी ऐसा होगा क्या कि आपने 2.3 अंडे कलेक्ट कर दिए। कभी ऐसा होगा क्या कि आपने 10.2 अंडे कलेक्ट कर दिए। नहीं, पॉइंट की बात नहीं करोगे ना आप। तो वही चीज कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि कभी भी
अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जा रहा है तो क्या होता है? ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को काट के ट्रांसफर कर दोगे क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को काट के आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा? एक इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जितने उसकी एबिलिटीज होगी भाई करेगा, 2 4 6, है ना। तो ये बात समझिएगा कि मिनिमम किसी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो सकता है तो एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ चार्जेस है वो क्वांटाइज्ड है। अब बताओ, हाइड्रोजन से निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब एक बारी में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन नहीं, कूलॉम चार्ज ही ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि एक ही बार में एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या 2 होगा, 3 होगा, आधा तो होगा नहीं ना, 2.3 होगा। तो आपका जो एक चार्ज होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही उतना ट्रांसफर हो पाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको फंडामेंटल चार्ज क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी से हम फॉर्मूला बना देते हैं Q बराबर Ne। कोई मतलब नहीं इस फॉर्मूले का। N मतलब क्या होता है भाई? N मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इंटीजर। यहाँ पे देखो कई लोग N लिखते हैं, कई लोग I लिखते हैं, ठीक है, I लिख देते हैं। समझिएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कि एक इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, 10 इलेक्ट्रॉन। और N मतलब क्या, कितने नंबर में है ना। अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे चार्जेस लिखे जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो N की जगह पे 2 लिख दोगे, 10 इलेक्ट्रॉन है तो N की जगह 10 लिख दोगे, और Q आपकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन आर नॉट 1.5 2.5 एटसेट्रा। इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओनली इन इंटीजर। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड इन इंटीजर, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं कि 1.2 1.3 ऐसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीजर, q बराबर चार्ज, e बराबर याद रख लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बार बार बोल रहा हूं कूलम, बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब आपको याद करना है ये चीजें। कई लोग सोचते हैं फिजिक्स में आपको फील दिला दी है, कॉन्सेप्ट समझ गया। कॉन्सेप्ट समझना होता है बबुआ, लेकिन आपको याद भी करना होता है सारी चीजों को। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो याद करने में आसानी होती है, समझ रहे हो। ऐसा है ना कि याद ही नहीं करना पड़ता। कई लोग हैं जो कि टीचर हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं, हमारी क्लास ले लो, याद ही नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई क्या करोगे तुम? उनके दिमाग में जाके घुस जाओगे क्या? बैठ जाओगे क्या? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी वो दे सकते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर याद करने की बात है तो आपको कुछ तो वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, समझना तो पड़ेगा आपको। और समझने का आसान तरीका है कि कॉन्सेप्ट को समझ लो, ये कहते हैं, ठीक है। बस तो इतना हो सकता है कि आप कॉन्सेप्ट बेहतर समझा दो, याद होना हो बच्चे के ऊपर है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आपको याद हो जाएगा डेफिनेटली। चलिए, एक लिखा हुआ है, कैन अ चार्ज ऑफ 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या किसी इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी के पास में इतना चार्ज दिया जा सकता है? तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर में आ रहा क्या? मतलब क्या ये इंटीजर के पेयर में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर आ गया 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर तो गलत बात है भाई। आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर तब भी गलत है भाई, है ना। चलो फिर देखते हैं कि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के पास होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। यह कितना कूलम का चार्ज है? 8 इंटू 10⁻18। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये जो है इंटीजर बनता है कि नहीं। तो क्या फॉर्मूला होता है? Q बराबर Ne का। तो रख दो भाई, Q कितना है? 8 इंटू 10⁻18 दिया गया है। N कितना है? फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं? दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻19। चलो N देखते हैं इंटीजर आता है कि नहीं, लेके जाओ इसको डिवाइड करो भाई। तो 8 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻14, क्या 19, सॉरी यहाँ पे मैं -19, ठीक है, -19 याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। अब डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? 16, 0.5 आ जाएगा, 1685 होता है ना, 16 5 80 होता है। चलिए अब यहाँ पे 10⁻19 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। सही बात। -18 में से 19 क्या हो जाएगा भाई? 0.5 इंटू, अब बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, जुड़ने का मतलब माइनस है तो घट भी जाएगा, तो जुड़ेगा तो, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 आएगा, 10।
अब 10 5 से कितना आया यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी कि 5 आ जाए, सॉरी n बराबर कितना आया 5, तो n बराबर 5 आया, यानी कि n क्या है आपका 5, क्या होता है इंटीजर, तो लिख दो यहाँ पे यस a body can have a charge of कितना 8 into 10 power minus 18 कूलम। चलिए, तो मतलब अगर आपका इंटीजर आ रहा, मतलब क्या कर सकते हो आप कि हाँ बॉडी में एग्जिस्ट करेगा, क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पेयर में आ रहा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर ये बात कर रहा है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर 5 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर यही n बराबर आ जाता 4.5, तो क्या 4.5 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता क्या, नहीं, तो हम लोग कह देते नहीं, गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे लिखा हाउ टू चार्ज अ बॉडी, यानी कि मेथड ऑफ चार्जिंग, क्या है भाई, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलिए, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको 3 तरह से चार्ज किया जाता है, पहला कंडक्शन, दूसरा इंडक्शन और तीसरा होता है क्या, फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन की वजह से जो चार्ज होते हैं वो बताता हूँ, ये नोट्स है बनाई गई थी, तो जो पीपीटी बनाने वाले हैं उनको दे देते हैं हम, तो अपना खुद ही बना के लाके इसमें पूरा रख देते हैं, ठीक है, जो अपना खुद से बना पाते बनाते, नहीं तो लाके हमारा नोट्स वगैरह स्क्रीनशॉट वाला के भेज देते हैं। चलिए, लिखा है देखो, जब कंडक्शन का मतलब होता है कि जब बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में ला दिया जाए, ठीक है, जब बॉडी एक दूसरे कॉन्टैक्ट में आ जाए। चलो भाई क्या करते हैं, यहाँ पे देखो नेगेटिव 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 चार्जेस हैं, इस बॉडी को इसके टच में कराया गया, ये बॉडी क्या कर दी, इलेक्ट्रॉन को ले ली, ठीक है, सिंपल सी चीज है। जैसे अगर आपके पास में एक बॉडी है जिसपे क्या है भाई साहब, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव, अब ये बॉडी क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब इस बॉडी को इस बॉडी के कांटेक्ट में लाया गया, तो क्या हुआ, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडी के पास में चले गए, अब ये भी जब इसके पास में कुछ इलेक्ट्रॉन आ गए, समझो न्यूट्रल बॉडी का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 प्रोटॉन इसके पास। अब इसमें से पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मान लो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इस पे, अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास में क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन आ गया उसके पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो क्या होता है भाई, बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, और प्रोटॉन बढ़ता है तो बॉडी क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है, इस न्यूट्रल बॉडी ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन थे, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हुआ, उसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, ज्यादा कौन है, 5 प्रोटॉन, तो बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। समझ में बात आ रही है कि जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा हो जाए तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, जब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो जाए तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है। याद रखिएगा, दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखो 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 देखो, शेप साइज मटेरियल आर सेम, तब क्या होगा, अगर मान लो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके पास में चार्जेस नहीं है, समझो एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके पास में मान लो चार्जेस नहीं है या कुछ है, 0 चार्जेस हैं, एक बॉडी है यहाँ पे जिसके पास में है कितना, 2 क्यू हैं, तो अगर ये सेम साइज के हैं, सेम शेप एंड साइज के हैं, इससे इनका कंडक्शन कराया जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे भाई, इसके पास में क्या बचेगा, क्यू, इसके पास में क्यू, यानी कि दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। अगर बॉडी का शेप एंड साइज सेम है, दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। फॉर एग्जांपल एक चीज और मैं बताता हूं, मान लीजिए शेप एंड साइज सबका क्या है, सेम है, शेप एंड साइज क्या है, सेम है, इसके पास में 2 क्यू इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में कितना है, 10 क्यू इलेक्ट्रॉन है, कूलॉम का, सॉरी 10 कूलॉम का है, इसके पास में 2 कूलॉम का है, ठीक है। चलो, अब शेप एंड साइज क्या है दोनों का, शेप एंड साइज आर सेम, शेप एंड साइज आर क्या है भाई, सेम, तब क्या होगा, जैसे दोनों का कांटेक्ट कराया जाएगा, दोनों क्या होंगे, अपने अपने को आधे आधे में बांट लेंगे, मतलब इसके पास 2 थे, इसके पास 10 थे, तो दोनों मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 12 क्या करेगा, दोनों आपस में बट जाएगा, यानी कि एक के पास में 6 आएगा, एक के पास में 6 कूलॉम का चार्ज आएगा। ये होता है कंडक्शन में, कहा होता है, कंडक्शन में, बहुत बढ़िया। चलो, अब लिखा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है किसी बॉडी को। अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि इंडक्शन मतलब क्या होता है, इंड्यूस करा देना चार्ज को पहुंचा के रख देना, या इंड्यूस मतलब क्या, एक तरीके से उत्पन्न करा देना, है ना। कैसे होगा उत्पन्न भाई,
अब आप अपनी बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाओगी, पहली बॉडी को आपने कांटेक्ट में लाया तब हो गया चार्ज, अब बॉडी को आप कांटेक्ट में नहीं लाओगे, ठीक है, तब क्या होगा भाई समझो। आपके पास में एगो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब यहाँ पे आपके पास में एक क्या है, चार्जेस है इसके पास में, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चार्ज है, लेकिन कहीं मान लो कि पॉजिटिव क्या दिखता है इसके पास में, नेगेटिव क्या दिखता है, चलो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ये जैसे इसके पास में बॉडी लाई गई, बस पास में लाएगी, कांटेक्ट में नहीं है, बस क्या किया गया, पास में लाया गया, तो क्या हो गया, अगर ये निगेटिव चार्ज ला रहा है, निगेटिव मान लो निगेटिव बॉडी है, सॉरी मान लो निगेटिव बॉडी है, इसके पास में लाया गया, तो इसके निगेटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले इधर आ जाएंगे, निगेटिव वाला इधर आ जाएगा। अब इसको इधर मान लो ग्राउंडिंग कर दी गई, ये कौन सा सिंबल होता है, ग्राउंडिंग का, क्या ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है, ग्राउंडिंग मतलब होता है अर्थिंग, क्या होता है, अर्थिंग, ठीक है। चलो जितने वर्ड आते जाएंगे सब एक्सप्लेन करते जाएंगे। इधर ग्राउंडिंग कर दिया गया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, चला गया ग्राउंड में। ये कैसी बॉडी चार्ज हो गई, बॉडी चार्ज हो गई कैसी, निगेटिव चार्ज हो गई, बॉडी कैसे चार्ज हो गई भाई, निगेटिव चार्ज हो गई, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, इस बॉडी कांटेक्ट में न्यूट्रल बॉडी थी, तो पॉजिटिव 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 एक साइड, नेगेटिव 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 साइड एक साइड। अब जैसे इनको कोलराइज कराया गया, मतलब देखो पास में लाने का मतलब होता है कोलराइज कराना। अब क्या हो गया, टेकिंग कंडक्टर, अब कंडक्टर लेते हैं, क्या हो गया भाई, नेगेटिव चार्ज क्या बन गया, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव वाले को ग्राउंडिंग करके चला गया अर्थ में, जब बॉडी पॉजिटिव, जिसको तुम्हें न्यूट्रलाइज कराना है वो ध्यान देना, तुम्हें पॉजिटिव बॉडी बनानी, नेगेटिव बॉडी बनानी है, नेगेटिव बनानी है पॉजिटिव वाले को ग्राउंडिंग करा दो, पॉजिटिव बना नेगेटिव वाले को ग्राउंडिंग करा दो, सिंपल सी चीज है। चलो अब बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जब आप देखे हैं ना कि कागज के पीस ऑफ पेपर्स क्या करते हैं, रख देते हैं बाल में ऐसे रफ करके, क्या करते हैं, चार्ज करके उसको उठा लेते हैं। मतलब क्या है इसका, कि आपकी बॉडी रब करने से भी चार्ज हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय रबिंग एन बॉडी विद अनदर बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन, इज नोन एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लो भाई, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का क्या मतलब है, कि बॉडी को आपने रब किया तो उसमें आई काइनेटिक एनर्जी। अब भाई रब करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ रही है ना, अब जैसे काइनेटिक एनर्जी आई वो थर्मल एनर्जी में बदली, थर्मल एनर्जी आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। भाई समझिएगा, अगर एक बॉडी है, इसमें मैं रब कर रहा हूं दूसरी बॉडी से, तो इसके अंदर आया काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या प्रोड्यूस करता है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी, भाई गर्म वाली। अब बॉडी होने लगी गर्म, अब बॉडी गर्म होने लगी तो गुस्सा बाहर आता है ना, वैसे ही बॉडी गर्म होने लगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। क्या बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो बॉडी हो गई कैसी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया, एक्सेस प्रोटॉन का हो गया, तो क्या हो गई, बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब जिस बॉडी में ट्रांसफर करेगा, मान लो इसमें से निकल के इस बॉडी में आ गया, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। वही होता है जब आप रब करते हो तो एक बॉडी क्या हो जाती है, आपकी निगेटिवली चार्ज हो जाती है, दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर लेती है। चलो अब वो वाला प्रोसेस पर समझो, यहाँ पे क्या होता है, ये होता है स्टार्ट वो फ्रिक्शन से इंड्यूस करा, फ्रिक्शन से चार्ज करना। अब मैं लेके गया कांटेक्ट में भी नहीं लाता हूं तो क्या हो जाता है, इंड्यूस चार्ज हो जाता है, वो क्या होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाता है, वो तुरंत क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है और कांटेक्ट में आ जाता है। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। लिखा है कूलॉम्स लॉ क्या होता है, चलिए। अच्छा फिगर भी नहीं यहाँ पे बना पाए भाई साहब, पेश कर दिए। अब यहाँ पे समझिएगा जरा, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वेक्टर लगा दूं मैं, ठीक। बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ चार्ज पॉइंट चार्ज। देखो भाई पॉइंट चार्जेस की बात करेंगे, जब आपने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था तो वहां पे क्या बातें होती थी, ग्रेविटेशन लॉ में आपने देखा होगा वहां पे पॉइंट मासेस के लिए बात होती थी, तो ये भी कहीं ना कहीं मास की मासी की तरह है। तो क्या होता है यहाँ पे कूलॉम्स लॉ पे भी अगर हम बातें करेंगे तो क्या बातें करेंगे, जब आपके पास में पॉइंट चार्जेस होते हैं तब, ठीक है। चलो पॉइंट चार्ज मतलब बहुत छोटे चार्जेस, समझिएगा। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, इस पे पहला वाला फोर्स लगा रहा हो गया फोर्स F12, इस पे दूसरा वाला लगा रहा हो गया क्या, F21। अब समझो अगर लिखा है फोर्स 12, इसका मतलब होता है फोर्स एट 1 ड्यू टू 2। अगर लिखा है यहाँ पे F21, इसका मतलब होता है फोर्स एट 2 ड्यू टू 1, ठीक है। जो पहले लिखा है उस पे फोर्स लग रहा होता है, जो बाद में लिखा है उस पे फोर्स लगाया जाता है।
जो पहले लिखा उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा उस पर लगाया गया। तो 1 2 लिखा है मतलब 1 वाले पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 वाला। 2 1 लिखा है नहीं कि 2 वाले पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 वाला। अब एक बात समझिएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था उन्होंने कि अगर आपकी बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी आपके बॉडी पे फोर्स लगाएगी, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप एक बॉडी से उधर बॉडी में लगा रहे हो तो वो बॉडी आपको उधर से इधर फोर्स लगाएगी। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक चीज समझिएगा, ये भी बताया था अपोजिट डायरेक्शन। मान लो मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं, चलो ये आ गया, इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो ये वाला क्या करेगा, इसको इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस क्या होंगे भाई, मैग्नीट्यूड आपका क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर बात करें मैग्नीट्यूड वाइज की, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर F2। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, 5 10 15 20 50, यही कांस्टेंट वैल्यूज आपके, ठीक है। चलो, और निगेटिव मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन भाई उल्टा है। निगेटिव क्या शो करता है, डायरेक्शन, डायरेक्शन शो करता है। डायरेक्शन मतलब क्या, अपोजिट वेक्टर क्वांटिटी में। अब इसने बताया, यानी किसने भाई, कूलॉम, सॉरी कूलॉम जी ने बताया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के। तो यानी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। देखो भाई, अगर लिखा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इसका मतलब हो गया क्या कि अगर आपका ए बढ़ेगा तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा। यानी कि मान लो लिखा है ऐसे, समझो फोर्स नहीं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी लिखा है, तो मतलब अगर आपका ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, बी घटेगा तो ए भी घटेगा, ठीक है। वैसे ही लिखा है, मान लीजिए ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b, सॉरी ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसको आप दो तरह से बोल सकते हो, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b या ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। इसका मतलब होता है अगर आपका बी बढ़ेगा तो ए घटेगा, अगर आपका बी घटेगा तो ए बढ़ेगा, ये मतलब होता है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब सिंपल है, अगर जनरल लैंग्वेज में बात करें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी का मतलब आप समझ सकते हो, हम साथ साथ, मतलब ये जो काम करेगा वही मैं अभी काम करूंगा, ठीक है। ये अगर ऊपर बढ़ेगा तो हम भी ऊपर बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोनों चीज, घटेगा तो मैं भी घटूंगा। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी का मतलब होता है हम आपके हैं कौन, तू कुछ भी करेगा हमको क्या करेंगे, तू बढ़ेगा तो हम घटेंगे, तू घटेगा तो हम बढ़ेंगे, ठीक है। ये चीजें होती है। तो सिंपल सी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे लिखा है F डिपेंड्स अपॉन मीडियम, फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है भाई, पानी में फोर्स लगाओगे कम लगेगा, एयर में फोर्स लगाओगे ज्यादा लगेगा, कहीं और चले जाओगे लगाओगे, मीडियम पे डिपेंड करेगा ही करेगा। फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ दो चार्जेस। अब एक चीज ये भी है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं इस बॉडी को इस बॉडी से ऐसे फोर्स लगा रहा हूं लाइन ज्वाइनिंग पे, ऐसा है नहीं कि मैंने फोर्स इधर लगाया ये भाग इधर गया। कभी ऐसा देखा है क्या कि फोर्स मैंने इधर लगाया भाग इधर गया, नो पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो फोर्स क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग पे ही लगेगा भाई। अगर मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं तो ये उधर भागेगा, ऊपर से फोर्स आ रहा तो नीचे भागेगी, नीचे से फोर्स आ रहा तो ऊपर भागेगी, सिंपल सी चीज है। चलो, सो वी गेट, हम क्या गेट करेंगे, हम गेट करेंगे F, देखो पहले मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R², क्यों मिलता है, अब यहाँ पे R² की बात मैंने करी थी, हाँ आगे भी कर लेंगे और डिटेल में करेंगे कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के, ना कि R के, R² के। तो क्या मिलता है भाई, ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो आपका एक इज इक्वल टू का सिंबल आता है कांस्टेंट के साथ में, याद रखिएगा हमेशा। 11th में आपने अच्छे से पढ़े होंगे कि प्रोपोर्शनल हटता है तो इज इक्वल टू के साथ में एक कांस्टेंट आता है, तो इज इक्वल टू के साथ में एक कांस्टेंट आया k। अब ये k क्या है, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ये वैक्यूम और एयर में होती है। k का मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का क्या मतलब होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट कब के लिए है, जब एयर में रहेगा या वैक्यूम में रहेगा, ठीक है। कब की बात है, जब एयर में रहेगा या वैक्यूम में रहेगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर एयर या वैक्यूम में नहीं है तब क्या होगा, एयर या वैक्यूम में नहीं तो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, अकेले क्या लिखा जाएगा, एप्सिलॉन। अब ये होता क्या है, के होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी, क्या होता है, परमिटिविटी।
अब एप्सिलॉन नॉट लिखा है तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर, ठीक है। अगर लिखा है एप्सिलॉन एनी मीडियम तो हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, क्या, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ठीक है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। अगर लिखा है एप्सिलॉन अकेले तो ये है परमिटिविटी, क्या है, परमिटिविटी। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लिखा है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मैंने कहा ना अभी और बात करेंगे। इसका मतलब होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ से अगर मैं समझूं तो अगर आपका रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स आपका स्क्वायर के रेट से घटेगा, अगर आपका रेडियस 2 गुना बढ़ रहा तो फोर्स आपका 4 गुना घट जाएगा। ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। चलो समझते हैं इसको। ग्राफ देखो यहाँ पे, ग्राफ इसका मैं थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, मैं अपने आप से बना देता हूं। ये फोर्स समझो, ये समझो क्या, आर, आर मतलब क्या, सेपरेशन, सेपरेशन मतलब क्या, दूरी, दूरी मतलब क्या, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। चलिए अब अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की तो इसका ग्राफ कैसे बनता है भाई, देखो अब देख रहे हो आप, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, फोर्स की वैल्यू स्क्वायर के रेट से कम होती जा रही है। कैसे कम होती जा रही है, स्क्वायर के रेट से। स्क्वायर के रेट का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से घटती है। फॉल देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से सेपरेशन आप थोड़ा सा बढ़ाए, ये स्क्वायर के रेट से कम हो रहा है। ये होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का ग्राफ, ठीक है। क्या होता है, या कभी भी आप देखिएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b² का ग्राफ कैसा होता है। अच्छा दो चीज मैं बताता हूं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b का ग्राफ कैसा होता है, वो ग्राफ ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है, ये ए ये बी। लेकिन अगर लिखा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b² तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ऐसे बनता है इसका ग्राफ, ठीक है, मतलब फॉल बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी, ठीक। ये तो वही कैसा था, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का था, तो ग्राफ कैसे ही है, बहुत ज्यादा फॉल करके गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगर मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ की बात करूं तो देख लो भाई, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R1 - R2 वेक्टर, ये आपको वेक्टर में पढ़ा रखा है। अगर आपको वेक्टर का लेक्चर चाहिए तो वेक्टर का लेक्चर आप जाकर टाइप करिएगा कि क्लास 12 CUET वेक्टर बाय सूरज सर, आपको मिल जाएगा आराम से वेक्टर का लेक्चर। आप देखिएगा या स्टडी कैपिटल के प्लेलिस्ट में ही जाके आप वेक्टर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत डिटेल से समझा रखा है। चलो तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसका R2 - R1 किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और R1 - R2 किसके लिए, इधर के लिए। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन मैटर करेगा ना भाई, कि R1 से R2 जा रहे हैं कि R2 से R1 आ रहे हैं, तो वो चीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो अगर आप बात करें, अब अलग अलग फोर्स हो जाएगा क्योंकि अलग अलग मैग्नेट डायरेक्शन का वो हो गया, यानी कि डिस्टेंस का सेपरेशन हो गया। अगर आप बात करें फोर्स एट 1 ड्यू टू 2, यानी कि पहले वाले पे कितना फोर्स लग रहा है, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में R², लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, R1 - R2 वेक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा 1-2 की, सॉरी 2-1 की, अच्छा वही वाला है, थोड़ा अच्छे एलिब्रेट करके लिखा गया है। 1-2 की क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में R अपॉन स्क्वायर, यहाँ पे R1 - R2 का अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R1 - R2। ये मैंने क्या बताया, ये है यूनिट वेक्टर, और एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, यूनिट वेक्टर लिखा गया था तो इसका वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये लिखा गया, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, जब आप मॉड में लगा दो तो वही मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, अगर आप बात करेंगे F21 वेक्टर की तो क्या हो जाएगा, ये चीज आपकी R1 - R2 से R2 - R1 कैप हो जाएगी और ये नीचे पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका F21 F12 के बराबर होता है, बस निगेटिव आप लगा दीजिएगा बस। अच्छा आगे देखे क्या है, तो आगे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है F21 इज इक्वल्स टू 1 ड्यू टू 2, यानी कि इसका मतलब होता है फोर्स पहले पे लग रहा है दूसरे की वजह से एज सेम एज 1-2 के सेम के बराबर होता है F21 भी, बस यहाँ पे R1 - R2 है, यहाँ पे R2 - R1 हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे होल क्यूब है, याद रखिएगा, होल स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे देखो, ये देखो R² था, लेकिन यहाँ पे नीचे मैग्नीट्यूड आ जाता है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उसका R आएगा, मल्टीप्लाई R³ वेक्टर वाला, या R² का तुम आप तोड़ोगे ना तो R1 - R2 का होल स्क्वायर आएगा, तो कैलकुलेट करके आप बन जाएगा क्या, होल क्यूब R1 R2 का, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। चलिए तो यहाँ पे सेम है, यही चीज बता रहा था आज की क्लास में। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड तक देखने के लिए और सब कुछ समझने के लिए। अगर आपको पढ़ाने का तरीका
और सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है तो एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सारी अपडेट्स के लिए, और साथ में CUET की तैयारी के लिए भी, और साथ में क्लास 12th की भी पूरी तैयारी करने के लिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एक्स्ट्रा कि अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना, यानी कि सूरज सर से जुड़ना, तो सूरज सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जा सके देख सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है @सूरज सर फिजिक्स। सूरज सर फिजिक्स है मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट। आप आएंगे तो मेरी एक प्यारी सी छोटी सी DP लगी हुई है जो कि 10 साल पुरानी है, देख सकते हैं। और अगर आप कॉल करके बात करना चाहते हो तो ये आपका हमारा नंबर है 9336257345, या आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे दिख भी रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। कहिएगा बस एक बारी कि सूरज सर से मेरी बात करा दीजिए, वो लोग आके मेरे तक बात पहुंचा देंगे, ठीक है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और ऊंचाइयों तक पहुंचिए और नाम रोशन करिए अपना भी, अपने घर वालों का भी, और साथ में थोड़ा सा मेरा भी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।